नमस्कार मित्रों, लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी विद्वान मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण और कठिन समझे जाने वाले टॉपिक हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित मेरे 7 वर्षों के प्रयास से तैयार की गई नोट के माध्यम से चर्चा करेंगे। और अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रही तो आपके लिए यह जारी रहेगा, इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की बात करें तो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा का अर्थ होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, कब लिखा और किस नाम से लिखा, इसके क्रम को ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा कहते हैं। अब हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास ना तो किसी हिंदी विद्वान ने लिखा है और ना ही किसी भारत के विद्वान ने लिखा है, बल्कि यह विडंबना ही रही है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है एक फ्रांस के विद्वान थे जिनका नाम था गारसा दा तारसी महोदय, और गारसा दा तारसी महोदय द्वारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया, फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया, और जिसका नाम था इस्त्वार दा ला लिटरेत्रु इंदुई हिंदुस्तानी। इस नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसे आप कैसे याद करेंगे? जिसे गारसा दा तासी है तो देखें इनका जो ग्रंथ है इस्त्वार दा ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी, इसमें भी दा है, इसमें भी दा है, तो दोनों के दा को टैली करा करके आप याद कर सकते हैं। और इस प्रकार से ना याद हो तो समझ लीजिए फ्रेंच भाषा की पुस्तक है, फ्रेंच भाषा का ग्रंथ है, तो बोलने में थोड़ा सा कठिन होता है, उच्चारण में कठिन होता है। तो जो उच्चारण करने में आपको कठिन लगे उसको समझिए कि गारसा दा तासी जी ने लिखा है। अब इस ग्रंथ की कुछ विशेष बातें हैं। पहली विशेष बात है कि इस ग्रंथ का जो पहला प्रकाशन था, जो पहला संस्करण था, उसका पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, और जबकि इसका दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। पहले संस्करण के दो भाग, पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। और इसका दूसरा संस्करण जो हुआ गारसा दा तासी महोदय द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था, इसका दूसरा संस्करण जो होता है वो 1871 ईस्वी में होता है। और 1871 के दूसरे संस्करण में संपूर्ण ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि 2 संस्करण हुए, पहले संस्करण में 2 भाग और दूसरे संस्करण में इस ग्रंथ के 3 भाग हुए। तीसरी प्रमुख विशेषता थी कि जो एक ग्रंथ था, इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का वर्णन मिलता है। कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 738 कवियों में महज हिंदी के 72 कवि थे, शेष सभी कवि उर्दू भाषा से संबंधित थे। इस प्रकार इस ग्रंथ में उर्दू कवियों को प्रमुख स्थान और हिंदी भाषा के कवियों या हिंदी से संबंधित जो कवि थे उनको गौण स्थान पर रखकर कहीं न कहीं हिंदी भाषा को नीचा दर्शाने का काम किया गया था। और चौथी प्रमुख विशेषता इस ग्रंथ की है कि इस ग्रंथ को जो तासी महोदय हैं वे फ्रांस में बैठे बैठे भारत से जो पत्राचार द्वारा उनको सूचनाएं प्राप्त होती थी, तो उन सूचनाओं के माध्यम से उन्होंने इस इतिहास की, इस ग्रंथ की रचना की थी। अब पांचवी विशेष बात थी कि इसमें जो कवियों का स्थान है उनके वर्णानुक्रम अर्थात अंग्रेजी के वर्ण के अनुसार रखा गया था कि जिसका अल्फाबेट में पहला स्थान होगा तो पहले स्थान वाले कवियों को पहले स्थान पर रखा गया था। छठी विशेष बात थी कि जो इस ग्रंथ का जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो फ्रेंच भाषा वाले ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद सन 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर बासड़े जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास इस नाम से इसका अनुवाद किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तासी महोदय के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया, कब किया और किस नाम से किया, तो इसे भी ध्यान में रखें। आगे है इस ग्रंथ के कुछ गुण थे। तो पहला गुण था कि इस ग्रंथ का सबसे प्रमुख गुण यही है कि किसी भी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया, यही इसका मुख्य गुण है। दूसरे गुण यह है कि किसी भी विदेशी द्वारा सबसे पहले हिंदी के प्रति जो लगाव है
उस लगाव को भी ये दर्शाता है। और दोष की बात करें तो इस ग्रंथ में दोष भी आपको देखने को मिलता है। तो पहला तो दोष यही था कि इस ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष यही था कि इसमें कवियों को वर्णानुक्रम अर्थात अंग्रेजी के वर्ण के अनुसार रखा गया था। चाहे किसी भी काल का कवि क्यों ना हो, अगर उसका वर्ण के अनुसार नाम आ रहा है तो उसको उसी वर्ण के अनुसार उसको स्थान दिया गया। दूसरा बड़ा दोष था कि इसमें 738 कवियों में से हिंदी के केवल 72 कवि थे। आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हो और केवल हिंदी के 72 कवि रख रहे हो, शेष उर्दू के कवि रख रहे हो, तो इसका ये भी प्रमुख दोष था। और तीसरा दोष था कि जो गारसादा तासी द्वारा लिखित ग्रंथ था ये पूर्ण रूप से उर्दू का पक्षपाती था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। अब हिंदी साहित्य से संबंधित दूसरा ग्रंथ लिखने वाले लेखकों की बात की जाए तो मौलवी करीमुद्दीन हिंदी साहित्य इतिहास लेखक में एक मौलवी थे जिनका नाम था मौलवी करीमुद्दीन को दूसरा लेखक माना जाता है, जिन्होंने गारसादा तासी का समर्थन करने के लिए या आप कह सकते हैं गारसादा तासी के इतिहास की प्रतिपुष्टि के लिए सन 1848 ईस्वी में तज़किरा-ए-शोराए हिंदी नामक ग्रंथ लिख दिया। अब इस ग्रंथ की क्या विशेषता थी? पहली विशेषता थी कि इस पुस्तक में मौलवी करीमुद्दीन ने कुल 1004 कवियों का वर्णन किया है और 1004 कवियों में से केवल 62 कवि हिंदी भाषा से संबंधित थे, से सभी कवि उर्दू भाषा के थे। और दूसरी विशेषता थी कि यह पुस्तक उर्दू भाषा में लिखी गई थी। और तीसरी विशेषता थी कि जिस प्रकार से गारसादा तासी का ग्रंथ था उर्दू का पक्षपाती था, उसी प्रकार से इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ भी उर्दू का पक्षपाती था। और अगली चीज थी कि इस ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान दिया गया था। और दोष की बात हम लोग करें तो इस प्रकार आप क्या देखते हैं कि ये उर्दू भाषा एवं उर्दू के कवियों के कारण ये हिंदी का साहित्य नहीं हो सकता है, इस प्रकार का दोष आपको दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो दूसरा ग्रंथ लिखा गया यह ग्रंथ भी उर्दू का पक्षपाती था, उर्दू का हिमायती था। इस प्रकार आपने क्या देखा कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था वो फ्रेंच भाषा में गारसादा तासी द्वारा लिखा गया और गारसादा तासी के इतिहास के समर्थन में इसकी प्रतिपुष्टि में मौलवी करीमुद्दीन द्वारा हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास लिखा गया वो उर्दू भाषा में लिखा गया। अब हिंदी भाषा में सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह इस नाम से सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया। बिल्कुल आप रटे नहीं, इस तथ्य को समझें। अब महेश दत्त शुक्ल द्वारा जो भाषा का आप संग्रह था, जो तीसरा इतिहास था, इस इतिहास की क्या विशेषताएं थी? पहली विशेषता थी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास महेश दत्त शुक्ल द्वारा किया गया। दूसरी विशेषता है कि इस ग्रंथ में केवल हिंदी भाषा के कवियों को ही स्थान दिया। किसने? महेश दत्त शुक्ल ने। कहाँ पर? भाषा का काव्य संग्रह में। कौन सा इतिहास था? हिंदी साहित्य का तीसरा इतिहास लिखा। अब अगले लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। अब शिव सिंह सेंगर जो हैं एक राजस्थानी कवि थे जिन्होंने वास्तविक रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी भाषा में लिखा। हिंदी भाषा में सबसे पहले प्रयास जो किया था महेश दत्त शुक्ल ने किया, भाषा का आप संग्रह में किया। लेकिन अगर वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सबसे पहले किसी ने लिखा तो वो नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। अब शिव सिंह सेंगर के जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसकी क्या विशेषताएं थी? पहली विशेषता देखें, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से सन 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया या लिखा। दूसरी विशेषता थी कि यह जो ग्रंथ उन्होंने लिखा यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया था। और तीसरी विशेषता थी कि इस ग्रंथ में
838 लगभग 1000 कवियों का वर्णन मिलता है और ये सभी कवि हिंदी भाषा के थे। इस प्रकार इन्होंने हिंदी का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा समर्थन किया था उस समय जब हिंदी को इसकी आवश्यकता थी। अब देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो फ्रेंच भाषा में, उर्दू भाषा में और हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखे जा चुके थे। तो अब अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो जॉर्ज ए गियर्सन, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज इब्राहिम या जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन, सच्चे अर्थों में अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर किसी ने लिखा है तो वह है जॉर्ज ए गियर्सन महोदय। जॉर्ज ए गियर्सन महोदय ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा और इनके इतिहास की प्रमुख बातें ध्यान से देखें। पहली विशेषता है कि जॉर्ज ए गियर्सन महोदय ने जो अपना ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और इसकी भाषा थी अंग्रेजी, अर्थात उन्होंने जो लिखा अंग्रेजी भाषा में लिखा। दूसरी विशेषता थी कि इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है सन 1888 ईस्वी में किया गया, 1888। कहाँ से किया गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक या विशेष अंक के रूप में सन 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। और इसके स्वतंत्र प्रकाशन की बात करें तो इसका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन सन 1889 ईस्वी में आता है। और कभी कभी इसी में मतभेद होता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था जॉर्ज गियर्सन महोदय ने तो वो कब प्रकाशित हुआ था। अगर पत्रिका की बात करें, पत्रिका के विशेष अंक की बात करें तो 1888 में प्रकाशित हुआ था और स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन जो है 1889 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग एक प्रतियोगी छात्र होने के कारण इस बारीकी को भी जाने। चौथी विशेषता थी काल विभाजन एवं नामकरण का सबसे पहला प्रयास किया गया। बहुत मुख्य विशेषता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण सबसे पहले किसने किया तो जॉर्ज गियर्सन महोदय जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। और उन्होंने इस ग्रंथ के 11 भाग किए हैं, अर्थात इस ग्रंथ को 11 भागों में बांटा है। जब हम लोग इसका विभाजन पढ़ेंगे, काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा करेंगे तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। पांचवी विशेषता थी कि इस ग्रंथ में प्रवृत्तियों का भी वर्णन किया गया था। जो ग्रंथ इन्होंने लिखा उसमें प्रवृत्ति का भी वर्णन किया था। छठी विशेष बात थी कि इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का वर्णन किया गया है और सभी कवि जो थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी कवि हिंदी भाषा के थे। और यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन जब अंग्रेजी में लिखा गया है तो इसका अनुवाद भी होगा। सन 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में किया। एक फ्रेंच भाषा में लिखा गया था तो उसका किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्शडे। और यहाँ पर दूसरा जो अंग्रेजी में लिखा गया था उसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने किया। अब जॉर्ज गियर्सन और उनके इतिहास से संबंधित कुछ बातें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आठवीं विशेष बात है कि जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। ये और छोटी मोटी परीक्षाओं में तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नौवीं विशेष बात थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके इतिहास को कविवृत्ति संग्रह कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे दिमाग में रख लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके इतिहास को कविवृत्ति संग्रह कहा था। और 10वीं विशेष बात है कि सच्चे अर्थों में अगर हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किसी को जाता है तो वह है जॉर्ज गियर्सन महोदय। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन महोदय ही होना चाहिए। दोष की बात करें तो इस ग्रंथ में भी कुछ दोष आपको देखने को मिलते हैं। पहला दोष है कि यह जो इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास था लेकिन अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। दूसरा क्या है, इसमें जो युगीन परिस्थितियां हैं उन युगीन परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया गया था। तो इसके दूसरे दोष के रूप में आप इसको देख सकते हैं।
अगले लेखक हैं मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद द्वारा हिंदी साहित्य लेखन के क्रम में मिश्रबंधु विनोद नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया। और मिश्रबंधु का मिश्रबंधु विनोद, इस ग्रंथ की प्रमुख बातें। पहली विशेषता देखें, जो मिश्रबंधु शब्द है, तो मिश्रबंधु शब्द में 3 भाइयों का बोध होता है। और ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इन तीनों का सम्मिलित नाम को हम लोग कहते हैं मिश्रबंधु। कभी कभी तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रबंधु में नहीं आते हैं। तो इन तीनों भाइयों का नाम भी याद होना चाहिए, श्याम सुख गणेश। इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। चलें बात करें कि इन 3 भाइयों ने मिलकर के मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना सन 1913 ईस्वी में की। दूसरी विशेष बात यह थी कि जब इन्होंने सन 1913 ईस्वी में मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ की रचना की, तो उसके 3 भागों का प्रकाशन उन्होंने 13 में कर दिया था। लेकिन इसका जो चौथा भाग था, उस चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में किया गया। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि मिश्रबंधु विनोद के 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ। तो 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 में हो गया था, लेकिन जो चौथा भाग था, उस चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 में किया गया था। तीसरी बात है कि इस ग्रंथ को 3 भाइयों ने मिलकर लिखा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 3 लोग मिलकर लिखेंगे तो ज़्यादा कवियों के जीवन वृत्त को आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें 4591 4591 लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णन किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन कवियों की संख्या को लेकर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें कि 3 भाई मिलकर लिखेंगे तो ज़्यादा लिखेंगे, और ज़्यादा लिखेंगे तो कहीं न कहीं ज़्यादा कवियों का जीवन वृत्त वर्णन किया जाएगा। चौथी विशेष बात है कि इस ग्रंथ में मिश्रबंधुओं द्वारा जो है तमाम अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का काम किया गया था। तमाम अज्ञात ऐसे कवि थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने अपनी जो ग्रंथ था मिश्रबंधु विनोद में अज्ञात कवियों को वर्णन किया, प्रकाश में लाया, और इसके साथ साथ उनके साहित्य महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। अब 5वीं विशेषता देखिए, 4591 कवियों के संग्रह को देखकर मिश्रबंधु द्वारा रचित इस मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ को आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि बहुत बड़ा कविवृत्त संग्रह है, अर्थात बहुत बड़े कवियों का जो वृत्त है उनके वृत्त का संग्रह है। और छठी प्रमुख बात है कि इस संपूर्ण ग्रंथ को मिश्रबंधुओं ने 8 भागों में विभाजित किया है। और जब हम लोग काल विभाजन पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। और 7वीं विशेष बात है कि इस ग्रंथ में मिश्रबंधुओं ने कवियों की तुलना करके उनका सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने का प्रयास किया है, या कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित किया है। अगले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, और इस इतिहास की बहुत से विशेष बातें हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहली विशेष बात है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ का सबसे ऊंचा स्थान है या सर्वोच्च स्थान है। दूसरी विशेषता है कि यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। हिंदी नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए हिंदी साहित्य का विकास इस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। और तीसरी विशेष बात है कि डॉक्टर श्याम सुंदर जी के सलाह से रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास जो शीर्षक था, उस शीर्षक का परिमार्जन करके एवं संशोधन करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से
सन 1929 ईस्वी में इन्होंने इसे प्रकाशित किया। और चौथी विशेष बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है। और पांचवी विशेष बात है कि इस ग्रंथ में पहली बार जीवन इतिहास वृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी गई। अब छठवीं विशेष बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों एवं लेखकों को शामिल किया है। सातवीं विशेष बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग आदिकाल, और आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, और वीरगाथा काल पर सबसे ज्यादा विरोध हुआ इस नामकरण को लेकर। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तकाल इन्होंने कहा, और भक्तकाल को लेकर कोई विरोध नहीं था। और तीसरा काल था उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतकाल कहा, और रीतकाल नाम पर भी काफी विरोध हुआ था। और चौथा आधुनिक काल, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा, और गद्य काल पर भी तमाम विवाद देखने को मिलता है। आठवीं विशेष बात है, कभी कभी क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि शुक्ल जी का जो काल विभाजन था, उस काल विभाजन में आदिकाल का नाम वीर गाथा काल देना सबसे अधिक विवादित था। और शुक्ल जी के इतिहास की एक और खास विशेषता थी कि इन्होंने अपने काल विभाजन में दोहरा नामकरण का प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने आधुनिक काल कहा तो आधुनिक काल के साथ साथ गद्य काल कहा, इन्होंने आदिकाल कहा तो आदिकाल के साथ साथ वीरगाथा काल कहा। इस प्रकार से अगर किसी ने दोहरा नामकरण का प्रयोग किया है तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी ने किया है। कभी कभी यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। और 10वीं विशेष बात है कि रीतिकाल नामकरण पर भी विवाद रहा, लेकिन भक्तकाल नामकरण पर कोई विवाद नहीं रहा। 11वां और मुख्य बिंदु है कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास था, इसके स्रोत की बात हम लोग करें तो इसका स्रोत कविता कौमुदी, हिंदी कवित रत्नमाला, ब्रज माधुरी से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। यहाँ से इनको स्रोत मिले हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इस समय जो प्रश्न बन रहे हैं कहीं से भी कुछ भी दे रहे हैं पेपर में। और अगला है कि रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में एक विद्वान थे जिनका नाम था नामवर सिंह, आलोचक भी थे। इन्होंने क्या लिखा कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में मिला था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में मिला था, उसे इन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। जयनंद कुमार जी ने शुक्ल जी के इतिहास के विषय में लिखा है कि इतिहास को इन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और अगला है नलिन बिलोचन शर्मा, इनका मानना है कि अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है, अधिकांश विवरण प्रधान है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। और अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी रही तो अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।